गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 11:20 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 18 मई 2022। आज 18 मई 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन है। जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और उसमें कहाँ तक पहुंचे थे। बस उसी के आगे से कहानी को कंटिन्यू करना है जी। आप जानते हैं कि कल हमने शुरू किया था पढ़ना मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, जिसमें हम बात कर रहे थे 1707 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक के बारे में। और मैंने आपको कहा था कि मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने से लेकर भारत की आजादी तक का ही जो पीरियड होता है, उसी को क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया, या उसी को आधुनिक भारत कहा जाता है। और आधुनिक भारत का हम सबसे पहला टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट डाउनफॉल ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। इसमें हम पढ़ रहे थे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, या मुगलों का पतन। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों का पतन। 1707 से लेकर 1857 तक का पीरियड। हमने शुरुआत की थी औरंगजेब के मरने से। भाई, औरंगजेब के मरने के बाद उसके तीन बेटे मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच में सिंहासन की लड़ाई हुई, उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जिसको जीता मुअज्जम ने। और आप जानते हैं कि मुअज्जम ने ही जजाओं के युद्ध में अपने भाई आजम की हत्या की, और फिर 1709 ईस्वी में हैदराबाद के निकट उसने अपने दूसरे भाई कामबख्श की हत्या की, एंड ही बिकेम द नेक्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। और वो भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट और शाह आलम फर्स्ट। 1707 से 1712 तक इसने शासन किया, और 1712 ईस्वी में जब ये पंजाब में बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान कर रहा था, तो उसी के दौरान इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसके मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांदर शाह, जो केवल 1 साल तक शासन कर पाया। और आप जानते हैं कि 1713 ईस्वी में फर्रुखशियर के द्वारा सैयद बंधुओं की मदद से इसकी हत्या करवा दी गई, और भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया फर्रुखशियर। जब भारत का मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर, तो उसके शासनकाल में सारी की सारी जो शक्तियां थी वो सैयद बंधुओं के ही हाथ में आ गई। इसीलिए उसे सैयद बंधुओं से इनसिक्योरिटी होने लगी। लेकिन आप जानते हैं कि सैयद बंधुओं के द्वारा बालाजी विश्वनाथ की मदद से मुगल बादशाह फर्रुखशियर की हत्या करवा दी गई, और फर्रुखशियर की हत्या करवाकर 1719 में भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया गया रफी उद दर्जात को, जो कुछ ही महीनों तक शासन कर पाया, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके छोटे भाई रफी उद दौला को भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया गया, जो सिंहासन पर बैठा शाहजहां सेकंड या शाहजहां द्वितीय के नाम से। कुछ महीनों के बाद वो भी चल बसा, और उसके मरने के बाद सैयद बंधुओं के द्वारा ही भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया गया। मैंने कल आपको लिखवाया भी था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कहां से? मोहम्मद शाह से भारत का अगला मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह। ये 1719 ईस्वी से लेके 1748 ईस्वी तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना। 1719 से लेकर 1748 तक भारत का अगला मुगल बादशाह रहा मोहम्मद शाह।
और मैंने कल आपको बताया था यही इतिहास में प्रसिद्ध है रंगीला बादशाह के नाम से। मुगलों में सबसे ज्यादा आलसी, सबसे ज्यादा कायर, सबसे ज्यादा डरपोक और लापरवाह मुगल बादशाह हुआ मोहम्मद शाह। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसे स्त्रियों का साथ बेहद पसंद था और ये अपना ज्यादातर समय अपने हरम में बिताया करता था, और इसके इसी नेचर की वजह से लोग या इतिहासकारों ने इसे रंगीला बादशाह कहा है। और ये इतिहास में फेमस ही किस नाम से हुआ? रंगीला बादशाह। ये कहलाता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए? जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला भारत का मुगल बादशाह बना तो दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि यदि खुद चैन से जीना है और यदि खुद चैन से शासन करना है तो भाई मरना जरूरी है। किसका? सैयद ब्रदर्स का। क्योंकि जो सैयद ब्रदर्स थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, वो जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो रखे थे और कहीं ना कहीं मुगल बादशाहों को भी कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम कौन कर रहे थे? सैयद ब्रदर्स कर रहे थे, सैयद बंधु कर रहे थे। इसीलिए फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं का अंत कराने में क्या हुआ? सफल। तो सबसे पहला ही पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर बिकेमिंग द मुगल एम्परर, लिखेंगे मुगल बादशाह बनने के बाद। आफ्टर बिकेमिंग द मुगल एम्परर, या मुगल बादशाह बनने के बाद लिखेंगे ही किल्ड सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क। लिखेंगे इसने निजाम उल मुल्क की मदद से। कल भी मैंने आपको बताया था निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? चिनक्लिच खान। तो लिखेंगे इसने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। ही किल्ड सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क और चिनक्लिच खान। इसने निजाम उल मुल्क या चिनक्लिच खान की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। फाइनली सैयद बंधुओं का अंत हुआ मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत के इतिहास में सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये सैयद बंधु भारत के इतिहास में फेमस है किंग मेकर्स के नाम से। इन्हें कहा जाता है शासक निर्माता, क्योंकि हमने पढ़ा कि चार चार मुगल बादशाहों को सिंहासन पर बिठाने का काम किसने किया? सैयद बंधुओं ने या सैयद ब्रदर्स ने किया। फाइनली निजाम उल मुल्क की मदद से, निजाम उल मुल्क की मदद से मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई, जिसमें उसकी मदद की किसने? निजाम उल मुल्क या चिनक्लिच खान ने, जो कि दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। लेकिन इस बात से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क को ही अपना वजीर नियुक्त कर दिया, क्योंकि इसी ने सैयद बंधुओं का अंत करने में क्या की थी? मदद की थी। लेकिन ज्यादा समय तक निजाम उल मुल्क उत्तर भारत में इसका वजीर बनकर नहीं रहा, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला की हरकतों से परेशान होकर वो वापस कहाँ लौट गया था? दक्कन लौट गया था। और इसने दक्कन में जाकर खुद को गोलकुंडा में स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और आप जानते होंगे निजाम उल मुल्क ने ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जिसका नाम था हैदराबाद। और ध्यान रखेंगे निजाम उल मुल्क ही कहलाता है फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में मुगलों से कुछ प्रांत या कुछ सूबे इंडिपेंडेंट हुए या स्वतंत्र हुए,
और मुगलों से अलग होकर स्वतंत्र कुछ राज्य बने, जिसमें से एक राज्य था हैदराबाद, जहां का पहला निजाम कौन बना? निजाम उल मुल्क या चिनकलिज खान। इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हुआ मुगलों से बंगाल भी। और ध्यान रखेंगे, बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक ही क्या कहलाया? बंगाल का नवाब। और ध्यान रखेंगे, बंगाल का सबसे पहला नवाब बना, बंगाल का सबसे पहला नवाब बना मुर्शीद कुली खान। बंगाल का सबसे पहला नवाब माना जाता है मुर्शीद कुली खान। और इसके अलावा मुगलों से अवध हुआ इंडिपेंडेंट। इसके अलावा अवध राज्य भी मुगलों से क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। और ध्यान रखेंगे, अवध का सबसे पहला नवाब कौन कहलाया? लिखेंगे सादत खान। सादत खान बुरहान उल मुल्क। तो यदि आपसे पूछें, तो यदि आपसे पूछें कि बताइए बंगाल का सबसे पहला नवाब कौन था, तो ध्यान रखेंगे बंगाल का पहला नवाब हुआ मुर्शीद कुली खान, अवध का पहला नवाब हुआ सादत खान बुरहान उल मुल्क, और हैदराबाद का पहला निजाम हुआ निजाम उल मुल्क या चिनकलिज खान। ये तीनों के तीनों राज्य इंडिपेंडेंट ही किसके समय में हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे कि बताइए भारत में अंतिम बार जजिया किसके समय में वसूल किया गया था, या जजिया का भारत में पूर्ण रूप से अंत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ? लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड जजिया वॉज एबोलिश्ड। इसी के शासनकाल में जजिया का अंत कर दिया गया। व्हाट वॉज जजिया? हम सब जानते हैं जजिया वॉज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। गैर मुसलमानों के द्वारा मुसलमान ना होने के लिए एक टैक्स दिया जाता था, एक कर दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? जजिया कहा जाता था। हालांकि कभी जजिया अपने शासनकाल में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन इसे दोबारा आकर लागू किया, अप्लाई किया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने। और औरंगजेब के बाद हालांकि बहादुर शाह प्रथम और जहांगीर शाह ने भी इसको अपने समय पे बैन किया था, प्रतिबंधित किया था, लेकिन ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भाई मुगलों की शक्ति इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इतनी ज्यादा कम हो चुकी थी कि फाइनली जजिया का अंत मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हो गया। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह ही वो अंतिम मुगल बादशाह था जिसके समय में या जिसके शासनकाल में जजिया वसूल किया गया था। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में एक अति महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। लिखेंगे 1739 में हुआ। इसी के शासनकाल में इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। इसी के शासनकाल में हुआ नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। ये नादिर शाह कौन था दोस्तों? ध्यान रखेंगे ईरानी शासक हुआ करता था, पर्शिया का या ईरान का रूलर हुआ करता था जिसका नाम था नादिर शाह। भाई यदि हम नादिर शाह के बारे में बात करें तो ईरान में ही एक वंश चला करता था जो कहलाता था दुर्रानी वंश। उसी दुर्रानी वंश का शासक हुआ करता था नादिर शाह। इसे
ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऐसे ही ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। नादिर शाह ईरान के दुरानी वंश का शासक था और हिंदुस्तान आया था मुगलों से लूटपाट करने के लिए। इसका उद्देश्य था मुगलों को लूटना और मुगलों से अथाह संपत्ति लेना। इसी उद्देश्य से नादिर शाह हिंदुस्तान आया और मुगल काल में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इसने अटैक किया। और ध्यान रखेंगे 1739 में मुगलों की सेना और नादिर शाह की सेना के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ करनाल के नाम से। बैटल ऑफ करनाल या करनाल का युद्ध जो हुआ किस किस के बीच, तो ध्यान रखेंगे नादिर शाह और मुगल सेना के बीच या मुगल आर्मी के बीच। इसमें नादिर शाह ने मुगलों की सेना को पराजित कर दिया। इसमें नादिर शाह ने मुगल सेना को या मुगलों की सेना को पराजित किया। सेवनटीन थर्टी नाइन में बैटल ऑफ करनाल या करनाल का युद्ध लड़ा गया। नादिर शाह ने इसमें मुगलों की सेना को पराजित किया। नादिर शाह अपनी सेना लेकर दिल्ली में घुसाया और दिल्ली में ही इसने मुगलों के साथ लूटपाट की। और ध्यान रखेंगे ये मुगलों से यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला से ही लूट कर ले गया मुगलों का स्वर्ण सिंहासन, जिसे पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन कहा जाता था। कभी शाहजहां ने अपने शासनकाल में एक गोल्डन थ्रोन बनवाया था, एक सोने का सिंहासन बनवाया था, जिसे पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन कहा जाता था, या ये कहलाता था तख्ते तऊस। इसी तख्ते तऊस को लूट कर लेकर गया नादिर शाह अपने साथ। ये विश्व प्रसिद्ध था क्योंकि इसी पर लगा था वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड। इसी पर कोहिनूर हीरा भी लगा था। इसी को लूट कर लेकर गया था नादिर शाह। यहां से दो सवाल बनेंगे। एक सवाल पूछते हैं कि बताइए, पीकॉक थ्रोन पर या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला भारत का, एक सेकंड होल्ड करेंगे।
हाँ जी, वेलकम बैक। तो आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। भाई क्योंकि भारत में मयूर सिंहासन आखिरी बार किसके समय था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह ही मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह माना जाता है। और दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत में कोहिनूर हीरा या कोहिनूर डायमंड आखिरी बार किस मुगल बादशाह के पास था? तो वो भी आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला के पास, क्योंकि इसी से लूट कर लेकर गया नादिर शाह। लेकिन नादिर शाह 1747 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और नादिर शाह के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी बन गया, इसी का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो ईरान का शासक बन गया अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इधर मोहम्मद शाह की 1748 ईस्वी में क्या हो गई? डेथ। इन 1748 मोहम्मद शाह डाइड। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हुई और इसके मरने के बाद इसका पुत्र भारत का अगला मुगल बादशाह बना। और संयोगवश इसका भी नाम क्या था? अहमद शाह। कहने का मतलब भारत का जो मुगल बादशाह बना 1748 से 1754 तक, उसका नाम भी अहमद शाह था। और दुर्रानी वंश का जो शासक नादिर शाह के बाद बना, उसका भी रूलर कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। 1748 से 1754 तक शासन किया अहमद शाह ने। अहमद शाह के बाद अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड या आलमगीर द्वितीय। अब आप सोचेंगे अगर ये आलमगीर सेकंड है तो डेफिनेटली इससे पहले आलमगीर फर्स्ट भी रहा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब को ही क्या कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता है। ही वॉज फर्स्ट आलमगीर एंड ही वॉज आलमगीर सेकंड। ये 1754 से लेके 1759 तक भारत का मुगल बादशाह रहा। सिर्फ एक सवाल बनेगा आलमगीर सेकंड से, और वो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? भाई आप जानते होंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में एक प्लासी का युद्ध भी है। और ये जो प्लासी का युद्ध है ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार जमाने के लिए, बंगाल में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए ही बंगाल के नवाब से एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था जो कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था। आपसे पूछेंगे हु वॉज रॉबर्ट क्लाइव? यदि आपसे पूछें कि हु वॉज रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। एंड हु वॉज सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला वॉज नवाब ऑफ बंगाल। ये बंगाल का नवाब था। ही वॉज नवाब ऑफ बंगाल, ये बंगाल का नवाब था।
हाँ जी, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे, यही वो निर्णायक युद्ध माना जाता है जिस युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति या जो अंग्रेजों का डोमिनेंस था वो बढ़ना शुरू हुआ। 1759 में आलमगीर सेकंड की डेथ हुई। आलमगीर सेकंड के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना, लिखेंगे शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। 1759 से लेकर 1806 तक, 1759 से लेकर 1806 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम सेकंड। और ध्यान रखेंगे, शाह आलम के ही शासनकाल में लड़ा गया एक और ऐतिहासिक युद्ध जिसे हम जानते हैं। सर, रीजन फॉर बैटल ऑफ प्लासी, मेरे भाई बैटल ऑफ प्लासी का रीजन हम तब पढ़ेंगे ना जब हम बंगाल के बारे में बात करेंगे। जब हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्लासी के युद्ध के बारे में बात करेंगे ना। अभी तो हम मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप खुद देखो, प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया, हम पढ़ रहे हैं मुगलों का पतन, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बताई है कि जब बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ना, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर सेकंड। बस मैंने ये चीज लिखवाई है आपको। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, किस किस के बीच में हुआ, कौन था सिराजुद्दौला, अभी तो मैंने आपको यही नहीं बताया। अभी तो मैंने सिर्फ ये लिखवा दिया कि सिराजुद्दौला वॉज नवाब ऑफ बंगाल। तो जब मैं बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ाऊंगा तभी तो बात समझ में आएगी कि सिराजुद्दौला कौन था, कैसे बना बंगाल का नवाब। तो वो हम तब पढ़ेंगे जब हम बंगाल के बारे में बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ना है और मुगलों के शासनकाल में, है ना, घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाएं या उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में बात करनी है। यदि हम शाह आलम सेकंड के बारे में बात करें तो इसके समय में लड़ा गया फेमस 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब मैंने यहां पर लिखवाया आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो यहां पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड हुआ करता था, शाह आलम द्वितीय हुआ करता था। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ। कहने का मतलब, अब इस युद्ध का क्या कारण था वो हम तब पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे किसके बारे में? मराठास के बारे में, मराठाओं के बारे में। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठाओं को पराजित किया गया था। अब इस युद्ध का देखिए, मुगलों से कोई संबंध नहीं है भाई, शाह आलम सेकंड तो लड़ने नहीं गया था अहमद शाह अब्दाली से। लेकिन सवाल बनता है भाई, अब सवाल बनता है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना। इसके बाद शाह आलम सेकंड के ही शासनकाल में एक और प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर। ये कहलाता है बक्सर का युद्ध। बिहार में है बक्सर, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था और एकजुट होकर, तीन शासकों की सेना एकजुट होकर लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। इसमें शामिल था मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, उसकी सेना। इसमें शामिल था उस समय का अवध का नवाब जो हुआ करता था शुजाउद्दौला, और इसमें शामिल था बंगाल का मीर कासिम। लेकिन हमारे तीनों शासकों की सम्मिलित सेना के द्वारा भी अंग्रेजों को पराजित नहीं किया जा सका और एक बार फिर से बुरी तरीके से हार हुई
और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व इसमें कर रहा था हेक्टर मुनरो। इसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। अहमद शाह अब्दाली अफगानी था। जी हाँ, अफगानी था। अहमद शाह अब्दाली अफगानी था। नादिर शाह के बाद शासक बना था वो दुरानी वंश का। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया और इसमें एक बार फिर से अंग्रेजों की जीत हुई। शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला और मीर कासिम की सम्मिलित या संयुक्त सेना को पराजित कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और इसी युद्ध को वो निर्णायक युद्ध माना जाता है, वो रिजल्टेंट बैटल माना जाता है, जिसके बाद पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया किसने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। जब हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तो उसी के अगले साल 1765 में एक संधि हुई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कहलाती है इलाहाबाद की संधि। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत दो संधियां हुई थी। एक संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच, और एक संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। और इसी इलाहाबाद की संधि के ही तहत पूरे के पूरे बंगाल पर, पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार हुआ किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। इसके बाद लिखेंगे इन 1803 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। इन 1803 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। और लिखेंगे ब्रिटिशर्स मेड मुगल एम्पर्स देयर पेंशनर्स। लिखेंगे और अंग्रेजों ने मुगलों को या मुगल बादशाहों को अपना पेंशनकारी बनाया। In 1803 Britishers conquered Delhi and they made Mughals their pensioners। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया और मुगलों को अपना पेंशनकारी बनाया। अब यहां पर मुगलों को पेंशनकारी बनाने से क्या मतलब है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंग्रेज दिल्ली में घुस आए और दिल्ली के लाल किले में जाकर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से कहा कि अब दिल्ली पर भी हमारा अधिकार होता है। अब आपकी जो शक्ति है वो केवल दिल्ली के लाल किले तक सीमित रहेगी। आप दिल्ली के लाल किले में रहिए, हम आपको पेंशन देंगे हर महीने, लेकिन दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से भी टैक्स वसूल करने या रेवेन्यू जनरेट करने का अब अधिकार हमारे पास होगा। अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाहों को अपना पेंशनर बना लिया। आपसे पूछेंगे कि बताइए, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था? ही वॉज शाह आलम सेकंड। तो आप लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट पेंशनर ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये अंग्रेजों का प्रथम
ये अंग्रेजों का प्रथम पेंशनकारी था। ये तो आप जानते हैं ना कि सेवानिवृत्त होने के बाद या रिटायर होने के बाद ही क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। तो अब मुगलों को सेवानिवृत्त कर दिया गया था, अब अंग्रेज मुगलों को क्या दिया करते थे, पेंशन्स दिया करते थे। 1806 ईस्वी में शाह आलम सेकंड की डेथ हुई, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हुई, और इसके मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना अकबर सेकंड। अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय। भारत का अगला मुगल बादशाह बना अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय। 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय से अकबर सेकंड से एक ही सवाल बनता है, और वो क्या बनता है, आपसे पूछेंगे कि बताइए राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो ध्यान रखेंगे, इन 1830 1830 ईस्वी में ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। हु वॉज अकबर फर्स्ट, कमाल की बात है। मतलब मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका आंसर खुद को पता है ना। अब आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, है ना। यदि मैं आपसे कहूं कि हुमायूं था अकबर फर्स्ट, तो क्या मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि इसका आंसर पता है आपको पहले से। भाई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज अकबर फर्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। जब एक ही वंश में, जब एक ही डायनेस्टी में एक ही नाम के कई रूलर होते हैं, तो भाई इतिहासकार उनमें डिफरेंस करने के लिए ही क्या लगाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। जैसे जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट हुआ करती थी, आज एलिजाबेथ सेकंड है। कहने का मतलब एक ही वंश में एलिजाबेथ नाम की दो महारानियां, एक थी 400 साल पहले और एक है अब। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और दिल्ली पर अधिकार करके अब अंग्रेजों को, अब मुगलों को अपना पेंशनकारी बना लिया था। इसीलिए इसके बाद जितने भी मुगल बादशाह नियुक्त किए गए वो अंग्रेजों के ही संरक्षण में बने। इसीलिए इसीलिए आपसे पूछेंगे कि बताइए अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, ही वॉज अकबर सेकंड। लिखिए, ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर हु वॉज अपॉइंटेड, he was first मुगल एम्परर who was appointed by the Britishers। लिखेंगे, ये अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, या फिर ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, अकबर सेकंड। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हुई, और अकबर के मरने के बाद भारत का अंतिम मुगल बादशाह बना बहादुर शाह सेकंड, या इसी को कहा जाता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय।
या बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह हुआ। लिखेंगे ही वॉज लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। ही वॉज लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। लिखिए ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। एंड लिखेंगे एंड हिज पेन नेम वॉज, एंड हिज पेन नेम वॉज जफर। लिखेंगे और ये जफर नाम से शायरी किया करता था, और ये जफर नाम से शायरी किया करता था। क्योंकि ये एक उर्दू पोएट था, क्योंकि एक शायर था, इसलिए ये शायरी किया करता था किस नाम से, जफर के नाम से। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो इसका पेन नेम था, इसका तखल्लुस था, वही क्या हुआ करता था, जफर हुआ करता था। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए ही वॉज द लीडर ऑफ, he was the leader of, he was the leader of the revolt of 1857। लिखेंगे ये 1857 के विद्रोह का नेता था। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था सर? मेरे भाई क्या आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी? अगर आपने कल की क्लास अटेंड की थी तो कल हमने सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम के ही तो बारे में पढ़ा था। ये तो हमने कल ही पढ़ा है। लिखेंगे ही वॉज द रिवोल्ट, ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये 1857 के विद्रोह का नेता था, और क्योंकि 1857 के विद्रोह का नेता था तो इसी के समय में 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत से मुगल साम्राज्य का अंत करके इसे भारत से बर्मा भेज दिया गया। लिखेंगे इन 1857, लिखिए इन 1857 ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। लिखेंगे 1857 में इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इन 1857 ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एंड लिखेंगे ही वॉज सेंट टू, एंड ही वॉज सेंट टू रंगून बर्मा, और इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। जो आज म्यांमार है वही पहले क्या कहलाता था, बर्मा कहलाता था। 1937 तक बर्मा भारत में ही था। 1937 में उसे बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा में ही रंगून शहर हुआ करता था, जो आज म्यांमार में यांगोन सिटी है, उसी को बर्मा कहा जाता था। वहीं पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके भेज दिया गया, और वहीं पर इन 1862 ही डाइट, 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और आप जानते हैं
क्योंकि ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के ही साथ फाइनली भारत से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। और ब्रिटिशर्स ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन या शासन को समाप्त करके भारत का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। और यहां पर शासन शुरू हुआ महारानी विक्टोरिया का, और हम औपचारिक रूप से गुलाम घोषित कर दिए गए। किससे? 1857 के विद्रोह के बाद ही हम औपचारिक तौर पर अंग्रेजों के गुलाम भी घोषित कर दिए गए। तो दोस्तों, ये था मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगल साम्राज्य का पतन। जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, या भारत में यूरोपियन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम जानेंगे किस तरीके से भारत में यूरोपियंस का आगमन हुआ और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने व्यापार की शुरुआत की। चलिए, आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, और ध्यान रखेंगे पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।